we are going to cover chapter number 7, database concepts, right? So, in this chapter, we will be starting with the introduction of database, file system, database management system, relational data model, keys in a relational database, right? So, after learning about the importance of data, basically there is a previous chapter which is related to data, but that most of the part has been covered in this chapter. So we will be starting with this because this is more practically based, right? uh, let us take an example of a school that maintains data about its students along with their attendance record and guardian details, right? So what they are talking about, they're talking about a data that has been maintained by school. एक स्कूल है जिसने अपना एक डेटा मेंटेन किया हुआ है, ठीक है, जिसमें बच्चे की अटेंडेंस से लेके, राइट, उसका जो भी डेटा है, उसके गार्डियन की डिटेल, उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल, सारा कुछ उसमें प्रेजेंट है. The class teacher marks daily attendance of the students in attendance register. The teacher records P for present and A for absent. That you are already knowing that against each student's roll number on each working day. So this should be kept in mind. If class strength is 50 and total working days in a month are 26, the teachers need to maintain a record of 50 into 26 records manually in the register every month. So you can see that this task can be a huge cumbersome. It can be very lengthy, very tiring task for a teacher. As the volume of data increases, manual data entry becomes tedious, राइट? जैसे जैसे वॉल्यूम्स इंक्रीज होंगी, स्टूडेंट्स बढ़ेंगे, ठीक है, अगला दिन आएगा तो ये ऑटोमेटिकली डेटा बहुत ज्यादा हो जाएगा. फॉलोइंग आर सम ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ मैनुअल रिकॉर्ड कीपिंग इन दिस एग्जांपल. अब इसमें अब हम लिमिटेशंस पढ़ेंगे कि जो हम रिकॉर्ड मैनुअल करते थे, यानी कि पुराने जमाने में अभी भी कहीं पे होता है, जब टीचर क्या करती है, रिकॉर्ड अपना मैनुअल लिखती है पेपर पेन के ऊपर, ठीक है, ऑन द रजिस्टर. So entry of student details, roll number and name in the new attendance register when the student is promoted to the next class. क्या होता है कि उसकी दोबारा से डिटेल्स एंटर करनी पड़ती है. जैसे मान लो अभी जैसे 2018-19 जो आपका सेशन था, when you were in 2 classes before, तो आपने क्या किया, आपकी टीचर ने आपका रिकॉर्ड मेंटेन किया. अब आप अगले साल नई क्लास में आ गए, तो अब जो वो पुराना रजिस्टर था वो अब किसी काम का नहीं है. अब टीचर को नए रजिस्टर के लिए दोबारा से क्या करना पड़ेगा, दोबारा से उसको सारी डिटेल्स आपकी डालनी पड़ेगी, आपकी फोटो दोबारा से लगानी पड़ेगी, आपका नेम, फादर नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, सारी चीजें दोबारा से लिखनी पड़ेंगी. तो ये पहली लिमिटेशन है, पहला ड्रॉबैक था मैनुअल एंट्री सिस्टम का, ठीक है. अब दूसरा क्या है, राइटिंग स्टूडेंट डिटेल्स ऑन ईच मंथ्स अटेंडेंस पेज where inconsistency may happen due to incorrectly written names, skipped student records etc. ठीक है. अब क्या होता है, आप लोग जब मैनुअल के ऊपर काम करते हो, when your teacher works on manual system, तो कई बार क्या होता है, कटिंग ओवर राइटिंग हो जाती है. मे बी शायद किसी स्टूडेंट के नेम में करेक्शन आ जाए बाद में, कोई डबल ई लगाता है, कोई आई लगाता है नाम में, ठीक है. तो उस केस में एक इनकंसिस्टेंसी आती है, टीचर को इरेज करना पड़ता है या कट करके दोबारा लिखना पड़ता है, तो आपका जो डेटा इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता. बट इन केस ऑफ सिस्टम, सिस्टम में कभी भी कोई कटिंग ओवर राइटिंग नहीं होती. यू सिंपली इरेज इट, यू जस्ट प्रेस डिलीट एंड अपडेट द ओल्ड रिकॉर्ड विद द न्यू वन. आप पुराने की जगह नई चीज उसमें इंसर्ट कर सकते हो, पुराने को डिलीट करके, ठीक है, विदाउट ओवर राइटिंग, विदाउट कटिंग, विदाउट इरेजिंग. Coming to the third part, loss of data in case attendance register is lost or damaged. If somehow अगर अटेंडेंस रजिस्टर आपका लॉस हो गया हो टीचर से, या स्कूल में ही किसी बच्चे ने इधर से उधर कर दिया हो, या डैमेज हो गया हो ड्यू टू सम वेदर कंडीशन या सम ड्यू टू टर्माइट, ठीक है, तो उस केस में
भी यहाँ पर ये वाला सिस्टम हमारा फेल हो जाता है जिसमें मैनुअल एंट्री होती है। erroneous calculation while consolidating attendance record manually। और क्या होता है जब मैनुअल कोई काम करते हैं, ठीक है, तो उसमें एरर आने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, अब जैसे टीचर फिंगर पिन पॉइंट करके देखेगी एक एक बच्चे का कि वो बच्चा पूरे साल कितने दिन आया है, तो उसमें टाइम भी बहुत लगेगा और मोर ओवर उसको क्या होगा, उसमें एरर आने के चांसेस भी ज्यादा हैं। The office staff also manually maintain student details, roll number, name, and date of birth with respective guardian details, guardian name, contact number, and address. This is required for correspondence with guardian regarding student attendance and result. तो आपके जो ऑफिस में भी ये सारी डिटेल्स मेंटेन करनी पड़ती है ताकि स्टूडेंट को जो भी कोई फैसिलिटी देनी हो, तो school must have, the administration must have some details of the student. Finding information from huge volume of papers or deleting, modifying an entry is difficult task in pen and paper based approach. ठीक है, पेन पेपर अप्रोच में डाटा, देखो सबसे बड़ी जो मुश्किल क्या है, डाटा ढूंढना। आप आगे क्या होता था मैं आपको बताता हूँ, आज से 5-6 साल पहले या उससे भी पहले 6-7 साल पहले क्या होता था, अगर मान लो किसी बच्चे की समहाउ डिग्री या कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कहीं गिर गया या वो मिसप्लेस हो गया, तो उसे दोबारा से सरकारी दफ्तर में जाना पड़ता था, वहां पे ह्यूज फाइल्स होती थी, ही हैज टू पे लॉट ऑफ मनी, ठीक है, और वो चेक करते थे सारे रिकॉर्ड, तो उसमें कई बार हफ्ता भी लग जाता था, महीना भी लग जाता था। अब यहाँ पर क्या होना है, अब क्या हो रहा है, अब आपने देखा होगा आपका जो रिकॉर्ड होता है वो ई लॉकर्स में होता है। ठीक है, आपको जैसे जब आपका रिजल्ट भी आया होगा तो वो ई लॉकर में सेव है, यू जस्ट नीड टू इनपुट द रोल नंबर और हियर यू गो, आपका जो डेटा आपके सामने आ जाएगा। सो इतनी चीजें बदल गई हैं। ठीक है, फाइल जो कॉपी पेन पेपर सिस्टम में डेटा ढूंढना एक सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क था। ठीक है, बट इन केस ऑफ ऑनलाइन यू जस्ट एंटर द डेटा, उसकी कोई प्राइमरी की आप डालो और सारी डिटेल सामने आ जाएगी। राइट, now to overcome the hassles faced in manual record keeping, it is desirable to store attendance record and student details on separate data files on computerized systems so that office staff and teachers can, what they can do, simply copy the student details to the new attendance file from the old attendance file when students are promoted to next class। अब जैसे मैं आपको इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ जो कि स्कूल्स में इंप्लीमेंट होता है। देखो स्कूल्स के अंदर एक ERP होता है सॉफ्टवेयर, ठीक है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। वो सॉफ्टवेयर में क्या करते हो, मान लो आपने एक बच्चा एंटर किया, हमने एक बच्चा एंटर किया, अभी वो 8th में है, नेक्स्ट ईयर वो पास हो गया, अब वो 9th में चला गया। ठीक है, अब दोबारा से उसकी डिटेल डालने की जरूरत नहीं है, सिंपली उस ERP में एक ऑप्शन होता है जिसमें पहले हम बच्चे को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट कैसे करते हैं, उसके नाम के आगे, उसके एडमिशन नंबर के आगे एक बॉक्स बना होता है, उस बॉक्स के ऊपर हम सिलेक्ट करते हैं, माउस के साथ क्लिक करते हैं, और जैसे ही वो क्लिक हो जाता है तो वो सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, सिलेक्ट होने के बाद आप क्या करोगे, उस बॉक्स के ऊपर जो बच्चा सिलेक्ट है वहां पे आपको नेक्स्ट एक बटन दिखेगा, प्रमोट स्टूडेंट टू नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो क्या होगा, बच्चा प्रमोट होके नेक्स्ट क्लास में चला जाएगा। अब बच्चा प्रमोट होके नेक्स्ट क्लास में चला गया, अब आपकी जो पिछले सेशन की रिकॉर्ड था, जो डेटा था, वो भी आपके पास सेव रहेगा। अब बच्चा नेक्स्ट सेशन में गया, वहां पे उसकी कितनी अटेंडेंस है, वहां पे उसकी क्या डिटेल है, वो भी आपके पास सेव रहेगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि अगर आपके पास कंप्यूटराइज सिस्टम है तो आप उसकी पुरानी इंफॉर्मेशन भी आराम से निकाल सकते हो। राइट, फाइंड एनी डेटा अबाउट स्टूडेंट और गार्डियन। ठीक है, आप स्टूडेंट से रिलेटेड कोई भी डेटा या उसके गार्डियन से रिलेटेड कोई भी डेटा आप उसमें ढूंढ सकते हो। एड मोर डिटेल्स, अब सबसे बड़ी चीज ये है, मैनुअल रिकॉर्ड में क्या प्रॉब्लम है, मैंने एक रजिस्टर में स्टूडेंट की डिटेल्स लिख ली, ठीक है, अब मान लो कि स्कूल ने या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई नई चीज इंट्रोड्यूस कर दी। ठीक है, जैसे कि मान लो कि हमने एक नया कॉलम बनाना है कि क्या बच्चा 3D लैब में एनरोल है कि नहीं है।
ठीक है। अब मैनुअल कॉपी सिस्टम में तो कॉलम्स खत्म हो गए, हमारा रजिस्टर पूरा भर गया, आगे लाइन बनाने के लिए जगह ही नहीं है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी टीचर के लिए। अब उसको अलग से एक दोबारा रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा, उसको बच्चे का नाम लिखना पड़ेगा, फिर एक कॉलम बनाना पड़ेगा कि वेदर स्टूडेंट इज एनरोल्ड इन 3D लैब और नॉट। ठीक है, तो एक तो क्या होगा, एक अलग से कॉपी मेंटेन होगी, ऊपर से दो दो चीजें मेंटेन करके रखना टीचर के लिए मुश्किल होगा, एम्प्लॉय के लिए भी मुश्किल होगा। ठीक है, उस केस में in that case what will happen, in that case the student record will be entered in the system। ठीक है, उसमें एक ऑप्शन आता है add a new field for a student, field यानी कि कॉलम, वो हम अभी डेटाबेस के अंदर करेंगे कि हम एक चीज और ऐड कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं। ठीक है, coming to the next point, modified stored data like details of student or guardian whenever required। ठीक है, तो आप गार्डियन की डिटेल, स्टूडेंट की डिटेल्स उसमें अपडेट कर सकते हो। मैनुअल सिस्टम में इरेज करना पड़ेगा, अगर पेन से लिखा तो कटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर मान लो स्टूडेंट का फोन नंबर चेंज हो गया या एड्रेस चेंज हो गया, ठीक है, तो वो आप उसमें कर सकते हो। रिमूव डिलीट डेटा व्हेन एवर स्टूडेंट लीव्स स्कूल, आप डेटा को रिमूव भी कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो जब स्टूडेंट स्कूल से छोड़ के जाता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, सो ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर होगी। लिमिटेशंस हमने अभी पढ़े हैं कि कैसे कैसे लिमिटेशन हमें मैनुअल के क्या क्या लिमिटेशंस है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, a file can be understood as container to store data in a computer। Files can be stored on the storage device of a computer system। Contents of files can be text, computer program code, comma separated values यानी कि CSV फाइल्स होती हैं एक्सेल की। Likewise pictures, audios, videos, web pages are also files। ठीक है, तो मतलब कि आप उसमें जो आपका ऑनलाइन सिस्टम है उसमें सिर्फ टेक्स्ट डाटा ही नहीं आता, उसमें आप ऑडियो, विजुअल्स, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी सेव कर सकते हो। ठीक है, फाइल्स स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर कैन बी असेस्ड डायरेक्टली एंड सर्च फॉर डिजायर्ड डेटा, आप उन्हें डायरेक्ट असेस कर सकते हो। ठीक है, बाय यूजिंग द फाइंड की और बाय यूजिंग सम सीक्वेंशियल क्वेरी। ठीक है, सीक्वेंशियल क्वेरी हम इस चैप्टर के जब प्रैक्टिकल स्टार्ट होंगे देन वी विल डू इट। बट टू असेस डेटा ऑफ अ फाइल थ्रू सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल टू डिस्प्ले मंथली अटेंडेंस रिपोर्ट ऑफ स्कूल वेबसाइट, वन हैज टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स टू असेस डेटा फ्रॉम फाइल्स। ठीक है, तो हर एक को एक, अब इसमें क्या हो रहा है, हर एक चीज को अगर आप असेस करना चाहते हो तो आपको एक क्वेरी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, क्वेरी इज अ टेक्निकल थिंग। ठीक है, जो हम MySQL में लिखते हैं। ठीक है, MySQL क्या है, डेटाबेस में से अगर आपने कोई भी चीज निकालनी है तो आपको एक क्वेरी लिखनी पड़ेगी। इट्स अ फॉर्म ऑफ कोड, ये कोड है, ये क्वेरी आप लिखोगे, टाइप करोगे तो आप जो इंफॉर्मेशन चाहते हो वो चीज आपके सामने फिल्टर होके आ जाएगी। तो continuing to the example of attendance at school, we need to store data about students and attendance in two separate files। Table 7.1 shows the contents of students which has 6 columns as detailed below। ठीक है, अब स्टूडेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है ये सारी। रोल नंबर ऑफ ए स्टूडेंट। अब यहाँ पर जो हम कॉलम बना रहे हैं, याद रखना कॉलम में जैसे हम वेरिएबल नेम में स्पेस नहीं आती, उसी तरह यहाँ पे भी कॉलम नंबर जो हम रखेंगे, नेम रखेंगे, उसमें कोई भी स्पेस नहीं है, आप देख सकते हो। ठीक है, रोल नंबर क्या बता रहा है, स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है। एस नेम बता रहा है नेम ऑफ स्टूडेंट। एस डेट ऑफ बर्थ ऑफ स्टूडेंट। मतलब आप इसको अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आपका बीच में स्पेस ना हो और नेम्स आपके लॉजिकल हो। जी नेम, नेम ऑफ गार्डियन, नेम ऑफ द फोन नंबर ऑफ द स्टूडेंट गार्डियन, ये जी फोन यानी कि फोन नंबर ऑफ स्टूडेंट गार्डियन। जी एड्रेस यानी एड्रेस ऑफ गार्डियन ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, तो ये 6 फील्ड्स हमने इसके अंदर स्टोर की हैं। अब जैसे हमने स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है। ठीक है, जैसे रोल नंबर 1 अथर्व आहूजा। अब डेट ऑफ बर्थ है, पहले ईयर, फिर महीना, फिर दिन। ठीक है, ये गार्डियन नेम, इसका फोन नंबर, ये एड्रेस।
उसी तरह इन सभी बच्चों का इंसर्ट कर दिया डेटा, ठीक है। तो टेबल 7.1 में डेटा ये इंसर्ट है उसके अकॉर्डिंग। Table 7.2 shows another file called attendance which has 4 columns as detailed below, ठीक है। अब एक और टेबल बनाया जिसका नाम है अटेंडेंस, ठीक है। अब उसमें क्या चीज है, अटेंडेंस डेट, कि डेट कौन सी डेट को अटेंडेंस ली गई थी, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम एंड अटेंडेंस स्टेटस। स्टेटस क्या हो गया, मार्क्ड एज P फॉर प्रेजेंट, A फॉर एब्सेंट। अब दो अलग अलग टेबल्स बने हैं यहाँ पर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये डेट है, रोल नंबर 1 अथर्व हुजा प्रेजेंट, ये डेजी पुटिया प्रेजेंट, तलीम शाह एब्सेंट, ठीक है। तो ये कॉलम बता रहा है स्टेटस क्या है, कितने प्रेजेंट है कितने एब्सेंट है। नाउ कमिंग टू द लिमिटेशन ऑफ फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम की क्या हमारी लिमिटेशन है, राइट। So I will be asking any one of the participants to read these lines for me. हाँ जी कशिश ढींगरा, मैंने आपको अनम्यूट किया। हाँ जी कशिश ढींगरा, हाँ यहाँ से रीडिंग करनी शुरू करो। File system becomes difficult to handle when number of files increases and volume of data also grows. हाँ स्टॉप, Following are some of वेट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, फाइल सिस्टम्स बिकम डिफिकल्ट टू हैंडल व्हेन नंबर ऑफ फाइल्स इंक्रीजेस एंड वॉल्यूम ऑफ डेटा आल्सो ग्रो। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका फाइल सिस्टम है वो तब तक ठीक है जब तक डेटा उसमें कम है। जैसे ही डेटा ज्यादा हो गया तो आपके लिए उसमें से इंफॉर्मेशन सर्च करना, उसमें नई इंफॉर्मेशन ऐड करना यानी नया कॉलम ऐड करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, राइट। ओके कंटिन्यू। Following are some of the limitations of file system. Number 1. Difficulty in access. Files themselves do not provide any mechanism to retrieve data. Data maintained in a file system are accessed through application programs. While writing such programs, the developer may not anticipate all the possible ways in which data may be accessed. So sometimes it is difficult to access data in the required format and one has to write application program to access data. Yes, stop. Okay, mute yourself. अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि फाइल्स होती है उसके अंदर आप मेंटेनेंस तो कर लेते हो बट उसके अंदर कोई ऐसा मैकेनिज्म, ऐसा सिस्टम नहीं होता कि आप उसमें से जो चीज आपको चाहिए वो आपको वैसे ही मिले, ठीक है। While writing such programs, the developer may not anticipate all the possible ways in which data may be received. So sometimes it is difficult to access data in required format. कई बार क्या होता है, हमें एक्सेल में चाहिए होता है डेटा, हमें टेबल फॉर्मेट में चाहिए होता है डेटा, बट हमें डेटा क्या मिलता है, रैंडमली मिलता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, हमारे लिए फिल्टर लगाना मुश्किल हो जाता है, छांटना मुश्किल हो जाता है कि हमें कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए कौन सी नहीं चाहिए। तो फाइल सिस्टम का ये एक लिमिटेशन है। ओके, नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, आई रिक्वेस्ट दिया प्राशर, ये रीड करो पूरा पैरा। सर कौन सी लाइन रीड करूं? ये बी पार्ट। ओके सर। Redundancy means some data are duplicated in different places, files. In our example, student names are maintained in both the files. Besides, in table 7.1, students with roll number 3 and 5 have some guardian name and therefore some guardian name is maintained twice. Both these are examples of redundancy which is difficult to avoid in a file system. Redundancy leads to excess storage use and may cause data inconsistency also. Yes, mute yourself. अब redundancy का मतलब होता है डुप्लीकेसी, ठीक है, कोई चीज डुप्लीकेट हो जाना। अब आप ये देखो कि कई बार आपने देखा होगा कि एक क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके नेम सेम होते हैं। आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, तो मेरे क्लास में 3 गर्ल्स थी, तो तीनों का नाम गुरप्रीत कौर था। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, जब टीचर को किसी गुरप्रीत कौर को कोई
कोई कॉपी देनी होती थी, उसकी कॉपी चेक करनी होती थी, तो तीनों ही आ जाती थी, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आती थी, डेटा में भी ये प्रॉब्लम आती थी। सो जो आपका फाइल सिस्टम है उसके अंदर रिडंडेंसी की प्रॉब्लम आती है, ठीक है, जिसमें हमें एक रिकॉर्ड को अगर आप सर्च करोगे गुरप्रीत कौर तो आपके पास सामने 3 रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है, अगर बच्चे 3 है उस क्लास में। तो इसीलिए हम कभी भी जो हमारा नेम होता है उसको कभी भी हम एज अ प्राइमरी की सेट नहीं करते। प्राइमरी की क्या होती है वो हम अब आगे करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग मैं आपको बता देता हूँ प्राइमरी की क्या होती है। प्राइमरी की एक टेबल का एक ऐसा कॉलम होता है जो एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल मैं लूं, आपका जो रोल नंबर है ना वो भी आपको यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करेगा, वो आपको यूनिकली आइडेंटिफाई तब करेगा अगर मैं सिर्फ आपके सेक्शन की बात कर रहा हूँ। पर मुझे पूरे स्कूल में अगर एक बच्चा ढूंढना है तो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा उसका एडमिशन नंबर, ठीक है। मान लो कि 4th ए में एक लड़का है जिसका रोल नंबर 1 है, उसका नाम है आरव, ठीक है। 6th बी में भी एक लड़का है जिसका रोल नंबर 1 है आरव। अब रोल नंबर 1 वहां पे भी है, वहां पे भी है, वहां पे भी आरव है, उधर भी आरव है, ठीक है। तो ये इनकंसिस्टेंसी होती है, ये रिडंडेंसी होती है जब सेम तरह का डेटा एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो जब रिडंडेंसी आती है तो क्या होता है, एक्सेस स्टोरेज हो जाती है एंड इट कॉज डेटा इनकंसिस्टेंसी, और डेटा भी आपका इनकंसिस्टेंट हो जाता है, यानी कि वो प्रॉपर अप टू द मार्क इंफॉर्मेशन आपको नहीं देता, राइट। ओके नाउ हाँ जी मुस्कान। Data inconsistency occurs when same data maintained in different places do not match. If a student wants to get changed the spelling of her name, it needs to be changed in S name column in both the files. Likewise, if a student leaves the school, the details need to be deleted from both the files. As the files are being maintained by the different people, the changes may not happen. The changes may not happen in one of the files. In that case, the student name will be different in both the files. यस वेरी गुड। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, इनकंसिस्टेंसी का मतलब जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया था। देखो अब इसको मैं समझाने के लिए ना एक यहीं से एग्जांपल लूंगा, ठीक है। अब एक स्टूडेंट है, उसका रिकॉर्ड लाइब्रेरी में भी है, उसका रिकॉर्ड एडमिन ऑफिस में भी है जहां पर फीस जमा होती है, उसका रिकॉर्ड टीचर के पास भी है, ठीक है। अब एक बच्चे ने कहा कि मेरे पापा का फोन नंबर चेंज हो गया है, अब स्कूल का कोई भी सर्कुलर जाना है, एसएमएस जाना है, तो मेरे पापा के नए नंबर पे जाए। तो सबसे पहले तो वो जाएगा एडमिन ऑफिस में, वहां कहेगा कि मेरे पापा का फोन नंबर चेंज करो, चलो वहां करवा दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब लाइब्रेरी से बुक इश्यू करवाई उसने, ठीक है। अब क्योंकि रिसेंटली स्कूल में भी वो लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया, अब लाइब्रेरी से इश्यू करवाई। लाइब्रेरी में आपने मान लो बुक इश्यू करवाने के बाद 15 दिन बाद बुक रिटर्न नहीं की, आपके फोन पे मैसेज आ रहा है, बट जो नंबर आपने लाइब्रेरी में दिया है वो नए नंबर से मैच नहीं करता, ठीक है, तो आपको मैसेज नहीं आएगा। तो ये होती है डेटा इनकंसिस्टेंसी। इसका सोल्यूशन क्या है कि सभी डेटा को सिंक कर दो, सिंक्रोनाइज कर दो, यानी कि अगर आप एक जगह चेंजेस कर रहे हो तो वो सारे चेंजेस हर जगह रिफ्लेक्ट हो। मतलब अगर आपने अपने पापा का फोन नंबर ऑफिस में चेंज करवाया है तो वो चेंजेस जो लाइब्रेरी में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है जिसमें स्टूडेंट की डिटेल्स है, आपकी डिटेल्स है, तो उसमें भी आपके फादर का नंबर चेंज हो जाएगा, ठीक है। और जो टीचर के पास रिकॉर्ड पड़ा है कंप्यूटराइज्ड, ठीक है, जहां से टीचर असेस करता है वहां पर भी वो सेव, वहां पे भी वो चेंजेस सेव हो जाएंगे। तो इस तरह से डेटा इनकंसिस्टेंसी जो होती है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि आपको अगर एक जगह चेंज करना तो आप जहां जहां पे वो रिकॉर्ड मेंटेन है आपको सेपरेट वहां जाके करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आपने ऑफिस में करवाया, फिर आपको लाइब्रेरी में जाना पड़ेगा, फिर आपको टीचर के पास जाना पड़ेगा। तो ये डेटा इनकंसिस्टेंसी है कि आपको एक चीज को चेंज कराने के लिए 3-3 4-4 जगह जाना पड़ रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या हुआ कि डेटा सिंक हो जाए जिससे कि एक जगह चेंज हो और रिफ्लेक्ट हर जगह पे हो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दिस पार्ट। नाउ आई रिक्वेस्ट जशन सेठ, जशन सेठ
Nitish, I will mark you absent if you don't reply. Yes, sir. Nitish, Yes, बोलो sir. ये read करो lines. Data isolation. Read these lines मैंने select किए हैं. Yes, sir. Read करो बेटा इसे. Both the files presented at table 7.1 students and at table 7.2. Okay, sir. Both the files presented at table 7.1. कर रहा हूँ सर. And at table 7.2 are related to students, but there is no link or mapping between them. The schools will have to write separate programs to access these two files. This is because data mapping is not supported in file system. In a more complex system where data files are generated in different person at different times, files being created in isolation may be of different formats. In such case, it is difficult to write new application programs to retrieve data from different files maintained at multiple places, as one has to understand the underlying structure of each file as well. Very good. Repeat yourself. अब देखो इसमें बोला जा रहा है डाटा आइसोलेशन. आइसोलेट का मतलब क्या होता है? सेपरेट. ठीक है, अलग होना. अब आप ये देखो ऊपर जो दो टेबल थे, टेबल 7.1 स्टूडेंट, टेबल 7.2 अटेंडेंस. ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये दोनों टेबल स्टूडेंट और अटेंडेंस दोनों ही टेबल आपके किससे रिलेटेड थे? स्टूडेंट से. ठीक है, इसमें स्टूडेंट की जनरल इंफॉर्मेशन आ गई, इसमें इसके अटेंडेंस का रिकॉर्ड आ गया. ठीक है, अब क्या है, बट उसके अंदर कोई लिंक नहीं था. राइट, उसके अंदर कोई लिंक नहीं था. मान लो कि जैसे ये हमारा टेबल है 7.1 जो हमने ऊपर बनाया था, यहाँ पे मान लो ये स्टूडेंट अथर्व आहूजा. ठीक है, तो इसका क्या है, मान लो इसने अपने नेम से क्या हुआ, सरनेम हटा दिया. अब ये चाहता है कि मेरा नाम अकेला अथर्व रहे, सरनेम ना लगे. तो ये जो चेंजेस है यहाँ पर तो हो गए, यहाँ नहीं रिफ्लेक्ट किए, यहाँ पे अथर्व आहूजा आ रहा है. ठीक है, तो इन दोनों में क्या प्रॉब्लम है? क्या इसमें दो प्रॉब्लम्स आ सकती है. पहली प्रॉब्लम ये हो सकती है, मान लो कि ये जो आपकी जनरल इंफॉर्मेशन है ये ERP में हुई है इंस्टॉल, और ये अलग सॉफ्टवेयर में है, ये मान लो एक्सेल के अंदर है. ठीक है, तो इस केस में दोनों के बीच में कोई कॉमन इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से डेटा क्या होगा, मैप नहीं हो पाएगा. ठीक है, डेटा सिंक नहीं हो पाएगा. मतलब कि अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ. जैसे अगर मैं इसको एक सिंपली रियल लाइफ से रिलेट करूं, रास्ते में अगर कोई जा रहा है, आपने उससे बात करनी है. ठीक है, इफ समबडी इज गोइंग, आप उससे बात तब करोगे अगर आपकी उससे कोई जान पहचान है ना. आप अननोन पर्सन से तो नहीं बात करोगे. यू हैव समथिंग इन, कुछ तो कॉमन है, जिसकी मान लो अगर वो पड़ोसी है, अगर आपका नेबर है, यू नो दैट ही इज योर नेबर, तो आप उसको बुला लिया. बट आप किसी रैंडम पर्सन को तो नहीं बुलाओगे. क्यों? क्योंकि आप दोनों के बीच में कोई चीज कॉमन नहीं है. इट कैन बी एक्सटर्नल प्रॉपर्टी, इट कैन बी इंटरनल प्रॉपर्टी. ठीक है, तो वही रीजन है, दो टेबल्स तभी ज्वाइन करेंगे, दो टेबल्स आपस में तभी इंफॉर्मेशन ले पाएंगे अगर दोनों सेम सॉफ्टवेयर में बने हो और दोनों में एक सेम कॉलम हो. ठीक है, तो दो चीजें होनी चाहिए इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए, कि अगर जितने भी टेबल हैं, अगर आपने उन सबको कंबाइन करना है तो उनके बीच में एक ऐसा कॉलम होना चाहिए जो सब में हो. ठीक है, अब जैसे कि आप चाहते हो कि स्टूडेंट के फादर का मोबाइल नंबर चेंज हो गया. ठीक है, तो उसने ऑफिस में जाके चेंज करवा दिया, बट हम चाहते हैं कि वो चेंजेस आपके वहां पे भी रिफ्लेक्ट करें. कहाँ पे? स्टूडेंट के लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर पे. तो वो कैसे होगा? लाइब्रेरी वाला जो सॉफ्टवेयर है और जो ऑफिस में पड़ा सॉफ्टवेयर वो सेम होना चाहिए. पहली बात, दोनों का प्लेटफॉर्म सेम होना चाहिए.
दोनों सेम सॉफ्टवेयर होने चाहिए। दूसरी चीज, दोनों में सेम कॉलम होना चाहिए। जैसे कि कौन सा सेम कॉलम होना चाहिए? अब अगला सवाल ये है कि कॉलम कौन सा होना चाहिए? स्टूडेंट नेम तो हो भी सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 स्टूडेंट नेम्स वर सेम। तो ऐसा कॉलम जो एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, जैसे कि एडमिशन नंबर, ठीक है, स्टूडेंट का एडमिशन नंबर, जो भी एडमिशन नंबर है उसका, वो कॉलम लाइब्रेरी वाले सॉफ्टवेयर में भी हो और वही वाला कॉलम आपके उसमें भी हो, क्या कहते हैं, ऑफिस वाले में, ठीक है, तभी चेंजेस आपकी रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है, डाटा आइसोलेशन हमने पढ़ा कि जो प्रॉब्लम क्या होती है, डाटा अगर अलग अलग सॉफ्टवेयर में बना हुआ है सेम बिल्डिंग में और उनमें कोई कॉमन चीज भी नहीं है, जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आती है कि वो सिंक नहीं हो पाता, आपस में इंफॉर्मेशन नहीं एक्सचेंज कर सकता वो। ठीक है, अब हमने कहां तक पढ़ लिया था? ओके, डेटा डिपेंडेंस। ओके, डेटा डिपेंडेंस, हाँ जी, इसको रीड करेगा तारुष। Controlled data dependence. Data are stored in a specific format or structure in a file. If the structure or format itself is changed, all the existing application programs accessing that file also need to be changed. Otherwise, the programs may not work correctly. This is data dependency. Hence, updating the structure of data file requires modification in all the application programs accessing that file. यस, वेरी गुड। अब इसमें क्या हो रहा है, क्या बताया? डेटा डिपेंडेंस, किसी के ऊपर डिपेंडेंस होना। ठीक है, डेटा अगर आपने किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट या स्ट्रक्चर में अगर आपने सेव किया है, अगर कल को आप स्ट्रक्चर चेंज करते हो, अब इसका मैं आपको सबसे अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। क्या हुआ, मेरे पास कुछ रिकॉर्ड एक्सेल में पड़ा हुआ था, ठीक है, स्पेशली उसमें एक ऐसा कॉलम था जिसमें स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ थी। ठीक है, अब क्या हुआ, मैंने एक्सेल से रिकॉर्ड को कॉपी करके वर्ड की फाइल में पेस्ट कर लिया। ठीक है, वर्ड में भी मैंने टेबल बना दिया था और एक्सेल में ऑलरेडी पहले से टेबल था। तो जैसे मैंने फाइल कॉपी करके उसके अंदर पेस्ट की, तो एक तो क्या हो गया कि मेरे एक्सेल में एक दो फोन्ट्स ऐसे थे जो मेरे वर्ड में नहीं थे। ठीक है, एक तो क्या हुआ, हैंड राइटिंग चेंज होगी। ठीक है, पहली प्रॉब्लम ये आ गई, क्योंकि मुझे सेम एज इट इज वैसी चाहिए थी। दूसरी चीज कि जब मैं उसको कॉपी करके वर्ड में पेस्ट कर रहा हूं, तो जो मेरा डेट ऑफ बर्थ वाला फॉर्मेट एक्सेल में था, यानी कि मैं पहले लिख रहा था डे, मंथ और ईयर, वर्ड में जाके वो क्या हो गया, मंथ, डे और ईयर। तो प्रॉब्लम होगी, क्रिएट होगी। मतलब किसी बच्चे का जन्मदिन था, बर्थडे था 3 मार्च को, 3/4/2000 था उसका डेट ऑफ बर्थ। वो हो क्या गया, जब मैंने उसको वर्ड में पेस्ट किया, वो 4/3/2000 हो गया। क्यों? क्योंकि हर सॉफ्टवेयर अपने अलग तरह से वो डेटा को उठाता है, राइट। तो इसमें ये चीज का आपने ध्यान रखना है कि ये जो डेटा डिपेंडेंस है, इससे क्या मेन प्रॉब्लम आती है, जब आप एक डेटा को दूसरे डेटा में कॉपी करते हो, तो आपको पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं भी उसके अंदर कोई ऑल्टरेशन आ गई, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना आ गई, राइट। नेक्स्ट इज कंट्रोल्ड शेयरिंग। इसको कौन रीड करेगा? रंजीत। Control data sharing. करो करो। There can be different categories of user like teachers, office staff, and parents. Ideally, not every user should be able to access all the data. As an example, guardians and office staff can only see the student attendance data, but should not be able to modify or delete it. It means these users should be given limited access to the attendance file. Only the teacher should be able to update the attendance data. It is very difficult to enforce this kind of access control in a file system while accessing files through application programs. Yes, very good. अब इसमें क्या है, कंट्रोल्ड डेटा शेयरिंग, मतलब कि जो डेटा हम शेयर कर रहे हैं उसको हम कंट्रोल, उस पर कंट्रोल लगा रहे हैं। ठीक है,
मतलब कि ये नहीं कि आप हर एक चीज का असेस हर एक किसी को दे दो, तो उसमें क्या हो सकता है, आपका डेटा कोई मैनिपुलेट कर सकता है, उसमें कोई चेंजेस कर सकता है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे क्लास की लिस्ट है, ठीक है, मान लो किसी बच्चे के नंबर, अगर मैं मैनुअल का एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर किसी बच्चे के टेस्ट में नंबर आए हैं 50 में से 42, बट टोटलिंग में वो बन रहे हैं 45, यानी कि उसके 3 नंबर बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब लिस्ट में कौन मैनिपुलेट करेगा? क्या बच्चा खुद करेगा उसको? नो, ही कैन नॉट डू इट। इवन उसको लिस्ट में या तो टीचर नई लिस्ट बनाएगी, या क्या करेगी टीचर, अपनी लिस्ट में करेक्शन करेगी। करेक्शन करने के बाद साथ में एक छोटा सा रिमार्क देगी कि ये करेक्शन मैंने की है। ऐसे तो कोई भी रेड पेन से कर सकता है, तो टीचर उसको काट के 45 करेगी और साथ में छोटा सा साइन करेगी अपनी, टू मेंटेन द ऑथेंटिसिटी। ठीक है, अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं इसमें कि अगर आपने कोई पासवर्ड चेंज करना हो, जैसे आपने मान लो कि आपको लगता है कि आपका पासवर्ड स्ट्रांग नहीं है, या आपको लगता है किसी ने हैक कर लिया, सो व्हाट यू विल डू, आप उसमें क्या करते हो, 2 स्टेप वेरिफिकेशंस लगाते हो, आपके फोन पे ओटीपी आता है, आपके ईमेल पे ओटीपी आता है, यू चेंजेस द थिंग्स। ठीक है, अब उसी तरह यहाँ पर भी वही बात हो रही है कि एक स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है, अटेंडेंस का रिकॉर्ड है, तो वो अटेंडेंस का रिकॉर्ड जो है वो उसके पेरेंट उसमें सिर्फ देख सकता है, वो चेंज नहीं कर सकता। ऐसे तो अगर आपने चेंजेस की परमिशन दे दी है, मान लो कोई ऐसा स्टूडेंट है जो सारा साल ही नहीं स्कूल आता या कभी क्लास अटेंड ही नहीं करता, तो वो क्या मतलब डांट से बचने के लिए या अटेंडेंस कम होने की वजह से वो अपना डेटा चेंज कर देगा, तो फिर वो डेटा की क्या ऑथेंटिसिटी रहेगी? ठीक है, तो इसमें आपने सुना होगा एडमिन राइट्स होते हैं, एक यूजर होता है, एक एडमिन होता है। एडमिन के पास सारे राइट्स होते हैं और यूजर के पास लिमिटेड राइट्स होते हैं। बेसिकली एडमिन चेंजेस कर सकता है, बट यूजर सिर्फ डेटा को देख सकते हैं। ठीक है, तो